जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में अब तक हमने क्या कवर किया, आप लोगों को बताया था कि मौर्य काल के बाद भारत में 4 आक्रमण हुए थे, जो कि हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। कौन कौन से हुए थे? ISPK। तो जिनकी अब तक चर्चा हमने, आई मतलब होता है हिंदू यूनानी, शक, पी मतलब पहले और के माने कुषाण। इन सब की चर्चा अब तक मैंने आप लोगों से कर दी अपनी प्रीवियस क्लास में है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कुषाण के बारे में, ठीक है। तो कुषाण लोग भारत में कहाँ से आए थे, कुषाण वंश भारत में कहाँ से आया था? तो ये भारत आपका है और यहाँ पे था मध्य एशिया। मध्य एशिया में था क्या? मध्य एशिया में इनका कबीला था, यूची कबीला था। मध्य एशिया में क्या था? यूची कबीला से लोग आए थे। कुषाण लोग मध्य एशिया से यूची कबीला से आए थे और यूची कबीला के पास एक नदी थी, अनुदरियाई नदी के पास है। तो ये कुषाण लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये मध्य एशिया के यूची कबीला के पास एक नदी थी, अनुदरियाई नदी के पास के रहने वाले थे। और ये लोग भारत में रहने के लिए, भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे। लेकिन इनका क्या मेन मकसद था? ये लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन ये लोग पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे? इन सब के पीछे पीछे भारत में आए थे। ये चाहते थे, हालांकि ये तीनों क्या थे, 1 2 3 ISP के क्या थे, इन सबको क्या लतिया के भगाया गया था मध्य एशिया से। लेकिन ये लोग और जो कुषाण वाले थे, इन लोगों को लतिया के नहीं भगाया गया था। ये लोग खुद पीछे पीछे इनके आए थे, ताकि ये चाहते थे हमने इनको मध्य एशिया तो भगा दिया, लेकिन ये भारत में जहाँ रहेंगे वहाँ भी इनको मार के भगा देंगे, ठीक है। तो पीछे पीछे ये लोग भी भारत में आ गए थे। तो इस वंश के, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कल्पफिडस, कुजुल कल्पफिडस। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कल्पफिडस। और इन्होंने एक सिक्के चलाए थे, कहा कि तांबे के सिक्के चलाए थे। किस चीज के सिक्के चलाए थे? तांबे के सिक्के चलाए थे। उसके बाद अगला शासक कौन आया था इसी वंश का? तो अगला शासक था विम-कटफिसस। कुषाण वंश का अगला शासक कौन था? विम-कटफिसस। और ये कौन से धर्म को मानता था? ये शैव धर्म को मानता था। कौन सा धर्म? शैव धर्म। और शैव धर्म में आप लोग जानते हो किसकी पूजा होती है? शंकर भगवान की पूजा होती है। तो ये शंकर भगवान को मानता था, विम-कटफिसस शंकर भगवान को मानता था, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या, ये दोनों जो शासक थे ये इतने योग्य नहीं थे, ठीक है। इसके बाद जो अगला आया है कुषाण वंश में, वो बहुत योग्य था, वो था आपका कनिष्क। अब हम चर्चा करते हैं आप लोगों से कनिष्क के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर कनिष्क आया, मतलब हालांकि 2 बंदे थे, तो वो लोग इतने योग्य, वो मतलब योग्य नहीं थे, जिसके कारण वो लोग वहीं पर सिमट गए। उसके बाद अगला शासक आया कुषाण वंश में, कौन था? कनिष्क था। कनिष्क क्या था? ये बहुत ही प्रतापी शासक था। कैसा था? प्रतापी शासक था। मतलब कि लोगों को मारना वारना इसका काम था, ठीक है। और लोगों की जमीन को हड़प लेना इसका काम था, ठीक है। और इसने क्या किया? इसने 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी में क्या किया? इसने अपना राजअभिषेक कराया। किसने? कनिष्क ने अपना राजअभिषेक कराया। और उसके बाद इसने एक कैलेंडर जारी किया, जिसको बोलते हैं कुषाण कैलेंडर। लेकिन क्या ये 3 वंश जब आए थे भारत में, और उसके बाद जब ये आपका कुषाण आया था, तो क्या ये 3 जो वंश चले थे ISP वाले, क्या वो खत्म हो गए थे? नहीं खत्म हो पाए थे। शक वाले कहीं ना कहीं भारत में कब्जा कहीं ना कहीं करके रुके हुए थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था? शक से पहले ही कुषाण का पतन हो गया था, कुषाण वंश खत्म हो चुका था। तो शक वालों ने क्या किया था? कुषाण का जो कुषाण कैलेंडर था, इसको चोरी कर लिया था। और इन लोगों ने, शक वालों ने अपने नाम से कर लिया था, शक संवत के नाम से। तभी आप लोग जानते हो कि हिंदी जो आजकल के जो पुजारी वजारी लोग आते हैं, पंडित लोग आते हैं, वो शक संवत देख के बताते हैं कि आपकी शादी किस ग्रह में होगी, किस नक्षत्र में होगी। तो वो शक संवत देख के बताते हैं। तो ये शक संवत, हालांकि देखा जाए तो शक संवत की मतलब देनदाता कौन है? कुषाण लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, जब इनका पतन हो गया था कुषाण को, लेकिन शक लोग भारत में तब भी थे, उस वक्त भी थे। इन लोगों ने इनके कैलेंडर को चुरा के बोले ये मेरा कैलेंडर है, मैंने जारी किया है। किसने बोला? शक वालों ने बोला। तभी इसका नाम पड़ा शक कैलेंडर। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो कुषाण कैसा था? प्रतापी शासक था। 78 ईसा पूर्व में इसने राजअभिषेक कराया और क्या किया कि कुषाण कैलेंडर निकाला। लेकिन कुषाण कैलेंडर को चोरी किसने किया? शक वंश ने चोरी कर लिया और अपने नाम से, तभी इसने लगा दिया शक संवत के नाम से इस कैलेंडर को जारी कर दिया। हालांकि एक और कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो हम इस क्लास के बाद आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हालांकि इसकी चर्चा हम जो ये क्लास हो जाने के बाद ही करेंगे आप लोगों से, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कनिष्क के बारे में, है ना, ठीक है। तो कनिष्क के दरबार में, कनिष्क का जो दरबार था, उसके दरबार में बहुत ही महान विद्वान रहा करते थे। तो उसमें से एक महान विद्वान थे, कौन? एक महान विद्वान थे आपके पार्श्व एक महान विद्वान थे।
इन्होंने क्या कराई थी, इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। कौन सी संगीति कराई थी? चौथी बौद्ध संगीति कराई थी पारसों ने। और कहाँ कराई थी? कश्मीर के कुंडलवन में कराई थी, कश्मीर के कुंडलवन में कराई थी। इसी दौरान क्या हुआ था कि जो ये बौद्ध धर्म था ये दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जो शाखा थी ये बहुत ही पुरानी शाखा थी, वो कहती थी कि जो हमारी परंपराएं जो चलती चली आ रही हम उसको ही मानेंगे। और लेकिन महायान की जो शाखा थी वो कहती थी अब हम क्या है, हम अपना जो हमारी जो चीज़ें हैं हम उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। हम मांस मछली भी खा सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं, हिंसा भी कर सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हीनयान वाले क्या थे? पुराने ख्याल वाले थे, वो जैसे चल रहा था उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, और महायान वाले अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करते चल रहे थे। तो पार्श्वनाथ ने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, कहाँ थी कराई थी? कुंडलवन में कराई थी। ठीक है, कनिष्क ने अपनी वो क्या बोलते हैं, कनिष्क ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, राजनीतिक राजधानी किसको बनाया था? तो कनिष्क ने अपनी राजनीतिक राजधानी बनाई थी किसको? पेशावर को बनाई थी। और सांस्कृतिक राजधानी बनाया था मथुरा को। तो कनिष्क के टाइम इसकी राजनीतिक राजधानी कौन सी थी? तो पेशावर थी। कौन सी थी? पेशावर थी। और उसकी सांस्कृतिक राजधानी इसने कौन सी बनाई थी? तो मथुरा को बनाया था, मथुरा को बनाया था इसने। कनिष्क के दरबार में अगला विद्वान कौन था? तो अगला विद्वान था चरक। चरक था, चरक क्या था? चरक एक डॉक्टर वैद्य था। मतलब इनके जो कनिष्क थे, कनिष्क के दरबार में एक वैद्य भी रहता था, वो बहुत ही विद्वान टाइप का वैद्य था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, ये सब मतलब कि क्या होता था इनके टाइम, अगर कनिष्क के टाइम कोई घायल वायल हो जाता था तो उसका इलाज ये वैद्य ही किया करता था। और इसने वैद्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था चरक संहिता। उस पुस्तक का नाम है चरक संहिता। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है चरक संहिता किसने लिखी है? तो चरक ने लिखी, चरक ने लिखी। और चरक कौन था? ये वैद्य था। और किसके दरबार में था? तो ये कनिष्क के दरबार में था। और परसों किसके दरबार में था? ये भी कनिष्क के दरबार में था। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, डॉक्टर जो चरक था वो वैद्य था और किसके दरबार में रहता था? कनिष्क में। और इसने चरक संहिता को लिखा था। कनिष्क के दरबार में एक और महान विद्वान रहा करता था, उसका नाम था नागा अर्जुन। नागा अर्जुन। और नागा अर्जुन ने एक सिद्धांत दिया था। वो कौन सा सिद्धांत था? सापेक्षिकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? सापेक्षिकता का सिद्धांत। मतलब हर चीज संतुलित हो, बराबर हो। तो कौन सा सिद्धांत दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत। और यही सिद्धांत एक बाहर के व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने भी यही सेम का सेम सिद्धांत दिया था। लेकिन क्या था, ये जो सिद्धांत था ये पहले दे चुके थे, और वो व्यक्ति थे जो विदेशी थे वो बाद में दिए थे, जिसके कारण नागा अर्जुन को क्या कहने लगा, और नहीं, जो जिन्होंने विदेश में दिया था उनको आइंस्टीन कहा जाता था, जिसके कारण नागा अर्जुन को भी भारत का आइंस्टीन कहा जाने लगा। जिसके कारण नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहने जाने लगा, क्योंकि ये सापेक्षता का अधिकार एक विदेश में व्यक्ति थे उन्होंने भी दिया था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाने लगा। किसको कहा? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का आइंस्टीन कौन है, किसको कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागा अर्जुन को। और नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। कनिष्क के दरबार में एक और विद्वान रहा करता था जिसका नाम था अश्वघोष, जिसका नाम था अश्वघोष। और अश्वघोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र लिखा था, बुद्ध चरित्र लिखा था। ये आए कहाँ से थे? बुद्ध चरित्र आए कहाँ से थे? तो क्या हुआ था, हालांकि आप लोग जानते हो, जब ये कनिष्क था, कनिष्क पहले पेशावर में था, फिर पेशावर के मथुरा पे इसने इतना एरिया कवर किया। फिर इसने कहा कि अब अपना ये विस्तार करने के लिए सोच रहा था। तो विस्तार करते करते इसने क्या किया? इसने कहा कि अब हम एक काम करते हैं, यहाँ जो बिहार है, जो पाटलिपुत्र, इस पर हम आक्रमण कर देते हैं, इस पर हम आक्रमण कर देते हैं और हम इस एरिया को भी अपने में मिला लेते हैं। ये किसकी रणनीति थी? कनिष्क की। हालांकि कनिष्क तो आप जानते हो प्रतापी शासक था। इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने मथुरा से पाटलिपुत्र पे हमला बोल दिया। और वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे देखा कि पाटलिपुत्र में बौद्ध भगवान थे, इनका क्या रखा था? भिक्षा पात्र रखा था। क्या रखा था? भिक्षा पात्र रखा हुआ। तब जब इसने हमला बोल दिया किस पे? पाटलिपुत्र में। तो जब भैया वहाँ पे पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म का था ही सब कुछ, तो वहाँ पे क्या था, एक जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब हम किसी व्यक्ति या कोई महान व्यक्ति हमको कोई चीज़ मिल जाती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब इसने यहाँ पे हमला बोला तो क्या है, महात्मा बुद्ध का उसको भिक्षा पात्र, जिसमें भगवान जी
को दान या दीक्षा या शिक्षा दी जाती होगी, वो चीज़ इसको मिलके, किसको, कनिष्क को। और कनिष्क ने क्या किया, ये चीज़ अपने साथ उठा के लेके चलाया, उठा के अपने साथ लेके चलाया। साथ के साथ यहाँ पे एक दार्शनिक था जो कि अर्शघोष था, अर्शघोष को अपने साथ अपने दरबार में लेके चले आया। तो अर्शघोष ने क्या लिखा था, बुद्ध चरित को लिखा था। अर्शघोष ने क्या लिखा था, बुद्ध चरित को लिखा था। और अर्शघोष किसके दरबार में था, तो अर्शघोष कनिष्क के दरबार में था। और ये अर्शघोष आया कहाँ से था, कहाँ से उठा के लाया था, कनिष्क अर्शघोष को कहाँ से उठा के लाया था, तो पाटलिपुत्र से उठा के लाया था, ठीक है, जब उसने आक्रमण बोला था। और पाटलिपुत्र से एक चीज उठा के लाया था, भिक्षा पात्र, बौद्ध धर्म का शिक्षा भिक्षा पात्र भी उठा के लेके आया था। हालांकि आप लोग जानते हो कि ये जो कनिष्क था किसको मानता था, तो कनिष्क महायान को मानता था, महायान शाखा को मानता था बहुत, ठीक है। कनिष्क के टाइम भी क्या हुआ था, कनिष्क के टाइम नाशपाती की खेती हुई थी। किस चीज़ की खेती हुई थी, नाशपाती की खेती हुई थी। कनिष्क के टाइम नाशपाती की खेती हुई थी और मानसून की खोज हुई थी, मानसून की खोज हुई थी। लेकिन किसने खोज की थी, एक अरब का नाविक था हिप्पल्स ने क्या किया था, मानसून की खोज की थी। किसके टाइम, कनिष्क के टाइम। कनिष्क के टाइम क्या हुआ था, हिंदुकुश पर्वत के पास क्या हुआ था, उसको सोने का ढेर मिला था, सोने का ढेर मिला था, किसको, कनिष्क को मिला था। और कनिष्क ने क्या किया था, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा चला दिए थे, क्योंकि उस टाइम क्या था कि सोना बहुत अधिक मात्रा में मिल गया था, जिसके कारण क्या था, कनिष्क ने सोने के सिक्के चलवा दिए थे, ठीक है। तो याद रखना कि जो कनिष्क के टाइम कहते हैं नाशपाती की खेती हुई थी, एक अरब का नाविक था, उसका नाम था हिप्पल्स, उसने मानसून की खोज की थी और हिंदुकुश पर्वत के पास सोने का ढेर मिला था, जिसके कारण कनिष्क ने सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक चलवा दिए थे, ठीक है। कनिष्क के समय ही क्या था, आप लोग जानते हो कनिष्क कहाँ से आया था, ये कुषाण वंश वाले लोग कहाँ से आए थे, तो ये लोग आए थे, कहाँ से भगाए गए थे, मध्य एशिया से भगाए नहीं गए थे, मध्य एशिया से लोग आए थे। और किस कबीला से आए थे, यूची कबीला से आए थे। हालांकि लोग भारत में क्या है, भारत पे रहने लग गए थे कुषाण लोग, ठीक है। और हालांकि इनके पास अधिक सोना था, किसके पास, कनिष्क के पास बहुत अधिक सोना था, जिसके कारण क्या था, इनका व्यापार किसके साथ था, मध्य एशिया के साथ तो था ही, मध्य एशिया के साथ सोने का व्यापार था ही। लेकिन इनका व्यापार यहाँ से यहाँ भी था, किसके पास, मिस्र के पास था, किसके पास, मिस्र के साथ भी इनका व्यापार था। तो कनिष्क का व्यापार कहाँ कहाँ फैला था, तो कनिष्क का व्यापार मध्य एशिया से लेकर मिस्र तक फैला था, क्योंकि सर्वाधिक सोना था। तो जिसके कारण ये लोग अपने, जैसे कि मान लो कि सपोज करिए आपकी मम्मी का घर ये है और मम्मी शादी होके कहाँ आ गई, मम्मी अब आपके पापा कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो मम्मी की जब शादी हुई और भारत में जब मम्मी आ गई, तो अब ये तो रिलेशनशिप चलता ही रहेगा, लेकिन पहले से ही उनके जो मायके का व्यापार मिस्र से चलता था। तो क्या हुआ फिर, तो कनिष्क का व्यापार किसके बीच चलता था, कनिष्क का व्यापार कहाँ चलता था, मध्य एशिया से लेके मिस्र तक चलता था, मध्य एशिया से लेके मिस्र तक चलता था। कहाँ से, मध्य एशिया था और मिस्र तक। तो यहाँ पे कहाँ चलता था, सोने का चलता था। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक पुस्तक थी पेरिप्लस ऑफ द इजिप्शियन सी से हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो कनिष्क का व्यापार कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो भारत से लेके मिस्र तक फैला था। इसकी जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमको मिलती है POAS, पेरिप्लस ऑफ द इजिप्शियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इजिप्शियन सी की पुस्तक से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि कनिष्क का व्यापार मिस्र और भारत के बीच में चलता था, ठीक है, फैला हुआ था। लेकिन क्या हुआ था, धीमे धीमे क्या हुआ, जब सोना किसी चीज़ की अति ज़्यादा हो जाती है तो लोग उससे पीछा छुटाने लगते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, धीमे धीमे क्या हुआ कि यहाँ पे चाइना था, चाइना के पास क्या था, सिल्क बहुत था, क्या था, रेशम बहुत था, रेशम मतलब सिल्क का कपड़ा। अब क्या हुआ, ये मिस्र वाले जो थे, ये लोग क्या करने लगे, मिस्र वाले चाइना से बोले कि मुझे इनको सिल्क के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगने लगे मिस्र वाले को। तो ये अपना व्यापार करता था, कौन, चाइना। एक तो नीचे से करता था, जहाँ समुद्री मार्ग था वहाँ से मिस्र को व्यापार करता था, एक अपना थल से करता था, एक नौसेना के द्वारा अपना व्यापार करता था, एक थल सेना के द्वारा अपना व्यापार कहाँ करता था, मिस्र में करता था। तो भाई ये बात किसको पता चली, ये बात पता चली कनिष्क को। खून भाई किसी का व्यापार चल रहा हो, उसमें जाके आप उंगली कर दो तो उसको बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा, क्योंकि भाई उसका व्यापार ठप हो जाएगा मिस्र के साथ में। तब जब ये बात उसको पता चली, हालांकि जो ये कनिष्क की जो सेना थी, नीचे वाली नौसेना थी, वो थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन जो दक्षिण की उत्तरी सेना थी, जो थल सेना थी, वो मजबूत थी। जब इसने देखा कि भैया इनका व्यापार
इस रास्ते से मिस्र के बीच हो रहा है। तो इसने क्या किया, कनिष्क ने अपनी सेना से बोला कि यहाँ पे तुम आक्रमण बोल दो। आक्रमण बोल दिया और कहा नहीं, बोला कि आक्रमण बोल दो और सबको मारो, क्योंकि या फिर एक काम करो, या मारो नहीं या फिर सीधे सीधे इनसे पूछो कि भैया कैसे बनता है, ताकि हम क्या करेंगे, हम खुद बनाना चालू कर देंगे और मिस्र को सामान बेचने लग जाएंगे। लेकिन क्या किया, चाइना वालों ने सीधे मना कर दिया कि हम आपको बताएंगे नहीं कि कैसे बनता है, सिर्फ आप हमसे ले सकते हो। भाई कनिष्क गुस्सा आ गया, वो जो प्रतापी था ही था, तो उसने क्या किया, जब इनकी सेना का यहाँ से रास्ता था मिस्र में सिल्क को व्यापार करने का, तो इसने क्या किया, अपनी जो इसकी सेना थी यहाँ पे थल सेना, इसको बोला कि यहाँ का जो व्यापार हो रहा है चौपट कर दो, इन सबको यहाँ पहुंचे मारो, खूब मारो खूब मारो। जब यहाँ पहुंचा, जब इनका व्यापार चला था, तभी इनकी सेना गई हमला कर दी ऊपर जाके उत्तर वाले छोर में, और सबको खूब मारा। इतना मारा कि बेचारे पस्त हो गए। इन्होंने कहा कि मुझे छोड़ो तो, रोको तो, तब जाके ये लोग रुके। हालांकि मारते मारते बिल्कुल भंड कर दिया था इन लोगों को, ठीक है, किसको, चाइना वालों को। और इसने कहा कि इनका जो व्यापार यहाँ से हो रहा है, इस व्यापार पे हम लगा, अगर ये मेरे रास्ते से निकलेंगे चाइना वाले, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे, टैक्स वसूली कर देंगे, टैक्स लेंगे इन लोगों से, क्योंकि ये मेरे रास्ते से निकल रहे हैं। तो क्या किया था, कनिष्क ने क्या कर दिया था, कनिष्क ने टैक्स वसूली भी इन लोगों से कर ली थी, ठीक है। फिर कनिष्क ने क्या किया, ये चाइना वालों से टैक्स लेने लग गया। और उस टाइम का अर्थव्यवस्था का मेन स्रोत क्या होता था, टैक्स ही हुआ करता था। फिर आखिरी में जाके क्या हुआ, कनिष्क, अब बेचारा कोई भी व्यक्ति हो, एक समय होता है कि उसको ये दुनिया छोड़नी है, तो उसने क्या किया, फिर कनिष्क बूढ़ा हो गया था धीमे धीमे, तो कनिष्क ने क्या किया, 105 ईसा पूर्व में, क्या 105 ईस्वी में क्या हुआ, कनिष्क की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, कनिष्क की मृत्यु हो गई। कब हुई, 105 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि जो कनिष्क का जो ये पूरा साम्राज्य था, पूरा क्या था, ये कुषाण था। लेकिन जो इनका जो कुषाण था, वो धीरे धीरे जो इनमें छोटे छोटे जो समता थे, वो लोगों ने क्या किया, अपना बंटवारा कर लिया और धीमे धीमे अपना क्षेत्र में रहने लग गए अलग अलग। ये अब ये लोग सोच रहे थे कि अब ये जो कुषाण वंश था, इसको खत्म कर देंगे और अपने जो छोटे छोटे समता थे अपने अपने उसमें हम डिवाइड कर देंगे और उसमें हम लोग रहने लग जाएंगे, जो समता लोग थे, ठीक है। हालांकि इस वंश के जो अंतिम शासक जो पाए जाते हैं वो वासुदेव थे। कौन थे, वासुदेव थे। इस वंश के जो अंतिम शासक कौन थे, वासुदेव थे। और फिर धीमे धीमे ये जो समता लोग थे, ये लोग सब बिखर गए आपस में, अपना अपना खुद का अपना अपना काफिला अलग अलग सबने बना लिया, जितने भी समता लोग थे, ठीक है। फिर आगे चल के जितने भी समता इन समताओं ने क्या किया, एक नए वंश की स्थापना कर दी, जो कि था आपका गुप्त वंश। कौन सा वंश था, गुप्त वंश था। और गुप्त वंश में कौन सबसे ज्यादा फेमस था, तो समुद्रगुप्त फेमस था। समुद्रगुप्त फेमस था। आप भी जानते हो कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था 3 नदियों का पानी पीता था, 3 नदियों का पानी पीता था। तो अब क्या है, आपका ISPK समाप्त हो गया है। अब कौन सा वंश आएगा, गुप्त वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तो आई होप आप लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। हालांकि अभी मैं आपसे एक और चर्चा करनी ग्रेगोरियन कैलेंडर की, वो आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।